नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। मैं हूं दिवाकर। आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र 2024 का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर। इसमें 150 क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये आपको दिख रहा है, पूर्णांक कितना है, 600 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है जिस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? चूड़ाकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषता नहीं है? शारीरिक समीपता, समूह की लघुता, संबंध की अवधि या फिर वृत्ति। तो क्या नहीं है? वृत्ति नहीं है। क्लियर है। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का मुख्य कार्य नहीं है? तो आध्यात्मिक मुक्ति जो है वो धर्म का मुख्य कार्य नहीं है दुर्खीम के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन एवं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन निजी स्वामित्व में रहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, पूंजीवादी। आगे बढ़ते हैं, किसने बताया कि युगल समूह में सामाजिक अंतःक्रिया बड़े समूहों की तुलना में अधिक गहन होती है क्योंकि कोई भी सदस्य दूसरे का ध्यान किसी और के साथ साझा नहीं करता? तो जॉर्ज सेमेल का ये क्या है, इन्होंने ये थ्योरी दी है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाज का एजेंट नहीं है? परिवार, विद्यालय, सहकर्मी समूह, मौसम। तो यहाँ पर कोड दिए हुए हैं 1 3 3 4, केवल 4 या फिर 1 2 3। तो याद रखना केवल 4 मतलब मौसम, ये समाज का एजेंट नहीं है। बाकी सारे देखो सब कुछ है, परिवार, विद्यालय, सहकर्मी समूह। आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान शब्द का तात्पर्य आजीवन सामाजिक अनुभव से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मानवीय क्षमता विकसित करता है और संस्कृति सीखता है। तो किसका है? समाजीकरण का है। बिल्कुल क्लियर कट। यहाँ पर देखो, बहुत ही अभी देखा जाए तो बेसिक क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तुर्कीम का ये है, तो ये भी बहुत इनका फेमस है ना, तो ये आपको ऐसे याद करने, ये ऐसे ही आपको पॉलिटिकल साइंस में भी देखने मिलेंगे। क्लियर। हिस्ट्री में भी ऐसे ही सिंपल जो आते हैं ना कि किसने क्या कहा, किसका ये थ्योरी दी हुई है, किसने सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसका ये विशेष कथन है, तो ये अपन को याद करने। 8वां देखते हैं, बोल रहा है स्वयं की विकास की प्रक्रिया में सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। 8वें नंबर की क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये मैंने आपके लिए क्या रखा है, होमवर्क रखा है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राधा कमल मुखर्जी के द्वारा उल्लिखित सामाजिक परिस्थिति के महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा नहीं है? तो प्रत्यक्षवाद। ब्लूमर ने पहचाना, तो क्या पहचाना है भैया? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 4 बुनियादी सिद्धांत। कितने सिद्धांत? 4 याद रहेंगे। एम एन श्रीनिवास ने सामाजिक संरचना की अवधारणा किससे सीखी? तो रेडक्लिफ ब्राउन से सीखी। 12वें नंबर की क्वेश्चन की बात करें, 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया? तो दलित के लिए मंदिर में प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह। ठीक है ना, दलित क्या है, पहले मंदिर में नहीं जा पा रहे थे तो इन्होंने इसके लिए सत्याग्रह किया। चलो, अतिरिक्त मूल्य क्या है? विशेष सामाजिक संबंध और प्रभुत्व का रूप होता है अतिरिक्त मूल्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण क्या है? तो शोध समस्या का स्पष्टीकरण। एक बात और, आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा फास्ट हो रहा है या फिर मैं बात करूं तो ये केवल इसके आंसर है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आप इनको देखोगे तो ये 150 के 150 क्वेश्चन आप 20 मिनट आधे घंटे में अगर देखते हो और ये फाइनल आंसर की से हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। तो इनको आप एज इट इज याद करते हो और अगर आपके पेपर के पहले आप ऐसे 5 से 7 पेपर देख लेते हो तो आप मान के चलो कि आपने क्या कर लिया, बहुत अच्छा रिवीजन कर लिया। मेरा पर्पस ये है, अभी मैं आपको कोई पढ़ाने की दृष्टि से पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल इसका सोल्यूशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर की गिवन बाय एमपीपीएस सीट सर। ठीक है, फाइनल आंसर की। 15वां देखें, मानव चेतना, स्वत्व और क्रिया का विशिष्ट समाजशास्त्री विवरण किसने दिया है? तो हर्बर्ट मीड ने दिया है। वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की पहचान की है? तो 4 प्रकार की है। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक का राइटर कौन है? तो नाडेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18वां, साक्षात्कार पारस्परिक विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने बताया है? तो गुडे एंड हॉट ने बताया है। ठीक है, अब ये साक्षात्कार इंटरव्यू वाले अभी समझ जाए जिनके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले इंटरव्यू हैं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट 19 नंबर की बात करें हम तो मजदूर मंजिल नामक मॉडल परियोजना का विकास किसने किया? तो एस के डे ने किया है। ग्रामीण और शहरी समुदायों के मध्य संबंध क्या कहलाता है? ग्रामीण नगरीय सातत्य कहलाता है। ठीक है, याद रखना ये। आगे देखें, ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं? आदिवासी, वन और ग्राम के लोगों का अध्ययन, भूमि, कृषि संबंधित समस्या, संरचना है, ग्रामीण जीवन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, झुग्गीवासियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, चुनौतियां। और यहाँ पर कोडिंग दी है, मतलब आपको मल्टीपल यहां पर सही हो सकते हैं, तो याद रखना क्या बोल रहा है, महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं? तो 1 2 3 है, चौथा वाला नहीं है। ग्रामीण की बात हो रही है तो झुग्गी आप देखोगे ग्रामीण बस्ती में नहीं रहती है। ये जो झुग्गी बस्ती है ना, जिनको हम बोलते हैं मलिन बस्ती या फिर शहर में जो हम बोलते हैं कि ये स्लम एरिया है, तो ये शहरों की समस्याएं हैं, ग्रामीण में नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा 1793 के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था? सो सीमांत और भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि वितरित करने के लिए भूमि सीमा लागू करना प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 23 नंबर का बोल रहा है, ग्रामीण समाज में ग्राहक संरक्षक द्वैती संबंध का वर्णन करने के लिए जजमानी प्रणाली किसने गढ़ा? तो विलियम वाइजर ने गढ़ा। कृषि आधारित सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? तो भू स्वामित्व एवं कृषि पर आधारित क्या है? एक पदानुक्रम है। कौन सा पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख कार्य है? तो ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन।
कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली, देखो हर बार लिखता हूं पीआरआई तो यहीं से आया है, मैंने कोई ये टर्म बनाया नहीं है, मैंने भी पढ़ा है और ये बहुत क्या है, फंडामेंटल चीज है, बेसिक चीज है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, है ना। पीआरआई की आधारशिला बनाता है तो 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन, है ना। अब ये पारित कब हुआ, ये वाला आपको कमेंट में आंसर करके बताना है, और मध्य प्रदेश में अब तक इसके आधार पर कितने चुनाव हो चुके हैं, है ना। 1917 के चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, नील की जबरन खेती करवाते थे अंग्रेज लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि हमारे सामने है 28वां। स्तरीकृत नमूनाकरण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी तब होता है जब 3 शर्तें पूरी होती हैं। कौन सी शर्त गलत है, तो स्तरों में परिवर्तनशीलता स्थिर होती है, ये शर्त गलत है। अंतर वस्तु विश्लेषण संचार की प्रकट सामग्री के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन के लिए शोध तकनीक है, किसने कहा है, तो बेरेलसन ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़े डेटा सेट को संभालने के लिए मीट्रिक बहुआयामी स्केलिंग एमडीएस में आमतौर पर किस तकनीक का यूज होता है, गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, क्लस्टरिंग की बात कर रहे हैं कि उत्पत्ति किस विषय में जुबिन और ट्रेउन के द्वारा की गई, तो मनोविज्ञान की बात हो रही है यहां पर, है ना, कहां पर, तो मनोविज्ञान में। आगे बढ़ते हैं, सर्वेक्षण बंटन की सबसे सस्ती और इफेक्टिव जो मेथड है वो कौन सी है, तो ईमेल सर्वेक्षण होती है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी सैंपल आकार के आवंटन का निर्णय लेने की विधि नहीं है, तो असमान आवंटन ये नहीं है। डैश मतलब खाली स्थान में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तर भरने के लिए उत्तरदाता से कहते हैं, तो किसमें होती है भैया, प्रश्नावली में होती है ना। चलिए, विलियम फूट वाइट द्वारा किया गया अध्ययन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन स्लम किसका उदाहरण है, प्रतिभागी अवलोकन का उदाहरण है। घटन उत्तर मूल्यांकन अध्ययन में कितने चरण शामिल है, तो 7 चरण होते हैं। सेकेंडरी डेटा के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो यह पाठ्य रिपोर्ट की तुलना में अधिक स्थान घेरता है, यह कथन क्या है, रॉन्ग है या फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 38 नंबर का। मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन का नाम क्या है, तो ABM अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सुपोषित मध्य प्रदेश के विजन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है, तो 2030 तक रखती है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 2016 से 25 का दावा कब किया, तो 2016 1 अप्रैल को किया। नेक्स्ट देखो, स्वामित्व योजना की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है, तो पंचायती राज मंत्रालय की। अब आपको बताना है स्वामित्व योजना किस विभाग से संबंधित है या फिर ये किससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आधिकारिक रूप से कब घोषित की गई है, देखना घोषित करना अलग होता है, इंप्लीमेंट करना अलग है, तो 28 जनवरी 2023 से हुई। अभी आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जा रही है, या फिर पूछ सकते हैं कि किन आयु वर्ग की महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है, तो आपको दोनों के ही कमेंट बताना है कि 1500 राशि दे रहे हैं या फिर 21 से 60 वर्ष है, 59 वर्ष है, कितनी यहां पर आयु है। चलो नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, तो UNPSA अवार्ड 2012 मिला है। अब जरा मुझे बताओ, लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो किस वर्ष में पारित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित सैली होलकर कहां है, तो याद रखना एक महेश्वर नामक जगह है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। महेश्वर आपको पता होगा, तो कि जो होलकर साम्राज्य था उसके जो होलकर्स है ना, डायनेस्टी वाले राजवंश के, उनमें से एक ये हैं, और इन्होंने रेवा सोसाइटी की क्या की है, स्थापना की है। ये लोग क्या करते हैं, मेनली देखें तो ये हैंडलूम का काम करते हैं। वहां पर आप देखोगे तो काफी ज्यादा लोकल महिलाओं को क्या किया गया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का है, वहां पर इन्होंने रेवा सोसाइटी बनाई है। ये क्या करते हैं, साड़ियों का निर्माण करते हैं। वेबसाइट पर लिंक अपना लिस्टिंग के द्वारा ये साड़ी बेचते हैं, तो इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया है। क्लियर है ना, तो किस क्षेत्र में दिया गया, चलिए देखते हैं आंसर। तो ये है महिला सशक्तिकरण। अभी मैंने बताया महिलाएं करती हैं काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो गरीबी उन्मूलन भी हो रहा है महिला सशक्तिकरण के द्वारा, और सामाजिक उद्यमिता को मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, गौड़ जनजाति की 7 देवताओं के गोत्र को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन भैया, जो भी बच्चा ये आपका सॉल्यूशन देख रहा है इसको मोस्ट IMP लगा ले, ये धुरवा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब भी क्लास होगी तो मैं ये दोबारा से रिकॉल कराऊंगा, धुरवा को रट्टा मार लो, याद कर लो। बैगा जनजाति के लारू काज अनुष्ठान में फुलेरा किससे संदर्भित करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक याद रखना, बैगा में क्या होता है, लारू काज होता है। लारू काज में क्या होता है पता है किसी को, तो कमेंट करके बताना। फुलेरा क्या है, तो बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेल पत्तियों की गठरी को बोलते हैं फुलेरा। याद रहेगा क्या है, फुलेरा, बेल पत्र की गठरी। किसके द्वारा, बीमार व्यक्ति। कौन विश्वास करता था कि बच्चा होने का निर्णय 3 चर मतलब वेरिएबल्स, पहला जोड़ों की प्राथमिकताएं, दूसरा कीमत या व्यवस्था, और तीसरा बोल रहा है संसाधनों का प्रकार है, तो जोसेफ स्पेंगलर का ये क्या है, कथन है। आगे बढ़े, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 जो है कब लागू हुआ है, तो 1 अप्रैल 1972 से हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1971 से 2021 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में क्या बदलाव आया, 2.2 से घटकर 1.1 हो गई। और अभी आप देखोगे तो विश्व में ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि भारत का जो TFR है ये 2.2, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ, या फिर हम बोलें कि ये आपकी जनसंख्या को कम नहीं होने देगा, ये उस डिजिट से नीचे आ गया है घटकर, और ये 1.9 के लगभग आ गया है, मतलब डिक्लाइनिंग फेज में भारत की जनसंख्या। भी आप देखेंगे
कि यहाँ पर नए जो जोड़े हैं या फिर बोले व्यक्ति हैं वो बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं। अब कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको ये फैक्ट याद रखना है और ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने कितने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को रूपरेखा के रूप में बनाया? तो 12 है इसका आंसर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि 7 देवी देवता वाला है ना क्वेश्चन ध्रुवा का, तो वो भी ऐसे ही ये भी। किस कमेटी ने स्वनियंत्रण उपागम की आलोचना की और जानबूझकर परिवार को सीमित करने की वकालत की? तो भोरे कमेटी ने की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत में जनगणना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा 1867 टू 72 के बीच प्रारंभ हुई और नियमित 10 वर्ष या दशक की जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो 1881 से प्रारंभ हुई। किसी जनसंख्या में प्रजननशीलता मापने का सरलतम तरीका क्या होता है? तो अशोधित जन्मदर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो 68.84, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 69%। नेक्स्ट की बात करते हैं, डेविस और ब्लॉक या ब्लैक 1956 ने प्रजनन क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहा है? तो निकटतम निर्धारक कहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का है? तो 2045 तक है। और अभी आप देखोगे तो ये क्या है, अभी आप देखें तो 2.2 से TFR नीचे आ गया है ना। स्थिरीकरण वाला होता है कि मतलब आप जितना अभी है ना उतना ही हो जाए, ये क्या नहीं करे ओवर, मतलब ये बढ़े नहीं। अभी क्या हो रहा था, ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी। अभी आप देखोगे स्थिर का मतलब होता है कि अभी मान लें 100 करोड़ है तो 100 करोड़ 10 साल बाद भी रहे, ऐसा ना हो कि हम 70 करोड़ पर आ जाए। जैसे कि आप देखो जापान में क्या हो रहा है, जापान में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वर्कफोर्स बाहर से लाएं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 57 नंबर की। तो ये पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित में से उस परिप्रेक्ष्य को पहचानना है जो हमें अपने जीवन में अवसरों और बाधाओं को देखने में मदद करता है। तो ये क्या है, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। खालिस्तान समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया है। दूसरी ओर खालिस्तान समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मूर्त वस्तुएं हैं। तो अभौतिक संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया है। दूसरी ओर भौतिक संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मूर्त वस्तुएं हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अगर पढ़ा है तो निम्नलिखित में से किसको मानदंडों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो विश्वास, प्रवृत्ति और आदतों को क्या नहीं कर सकते हम? मानदंडों के प्रकार के रूप में क्लासिफिकेशन इनका नहीं कर सकते। व्हाइट एज सोशियोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन पुस्तक के राइटर कौन है? तो एलेक्स इंग्लिस हैं। आगे बढ़ते हैं, समाजशास्त्र को संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किसका कथन है? तो ये है एमिल दुर्खीम का। दुर्खीम का ही आप एक और स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं पीछे। नेक्स्ट 62 की बात करें, समुदाय का मुख्य आधार है। तो भूभाग और सामुदायिक भावना दोनों ही हैं। निम्नलिखित में से किसे अर्जित परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? वैवाहिक साथी को। किसी विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को जब संयुक्त कहा जाता है तो उसे भूमिका पुंज के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, वेबर के सिद्धांत में परिस्थिति का तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों को दिए जाने वाले सम्मान से है। नेक्स्ट की बात करें, एक प्राथमिक समूह एक लघु सामाजिक समूह है जिसके सदस्य वैयक्तिक और स्थायी संबंध साझा करते हैं। तो ये उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो याद रखना CH पूले के द्वारा ये क्या है, डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां। यह तर्क किसने दिया कि नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय क्या है, एक प्रवृत्ति है? तो जेफरी सी अलेक्जेंडर ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप में समाविष्ट नहीं है? विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र अवलोकन की अवस्था नहीं है? तो साहित्य की समीक्षा क्या नहीं है भैया? क्षेत्र अवलोकन की अवस्था नहीं है। नव प्रकारवाद की अवधारणा किसने दी है? तो अलेक्जेंडर ने दी है। असहभागी अवलोकन का प्रयोग भारत में अधिकतर किसने किया है? तो विद्यार्थी जी ने किया है, LP विद्यार्थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अपराध एक असामाजिक व्यवहार है। बिल्कुल सही बात है, बन जाएगा ये तो सभी से। देखो सामाजिक व्यवहार तो है नहीं, अनुमोदित भी नहीं है और सामूहिक व्यवहार भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी समाज में लोग रह रहे हैं ये सामूहिक व्यवहार को दर्शाता हो। अनुमोदित भी नहीं, कोई भी अनुमोदन नहीं करता है। सामाजिक व्यवहार भी नहीं है, अपराध क्या है, असामाजिक व्यवहार है। इसीलिए आप देखोगे अपराधियों को या फिर ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं कि ये क्या है, असामाजिक तत्व हैं। इनमें से कौन सी विशेषता नव प्रकारवाद की नहीं है? तो एक आयामी समाजशास्त्र नहीं है। किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा? तो ये किसने समझा है? हैबरमास ने समझा है। नव प्रकारवाद सिद्धांत किसके क्रिया सिद्धांत का संशोधित स्वरूप है? तो पार्सन्स का। किसने कहा उत्तर आधुनिक समाज उपभोग समाज है? तो किसने कहा है बताओ? बॉड्रीलॉर्ड ने कहा है। सफेद पोश अपराध की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सदरलैंड ने किया। सदरलैंड का याद रखना, सफेद पोश अपराध की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। निम्नलिखित में से यह परिभाषा किसने दी? कौन सी परिभाषा? अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है। तो गिलेन की परिभाषा है ये। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो 940 है। ठीक है, ये PSC ने सही माना था। यह किसने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं? तो लोम्ब्रोसो ने कहा है। यह किसने कहा? विचलन भी समाज के लिए आवश्यक है, दुर्खीम ने। अब देखो ये जो है ना, इसी के आधार पर क्या चलता था, इसी के आधार पर चलता था जो भारत में हम पढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा
कि एक 31 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 31 अगस्त को मनाते हैं हम, क्या मनाते हैं भैया, DNT-SNT, मतलब क्या होता है, सेमी नोमैडिक या फिर डी नोटिफाइड ट्राइब, घुमंतु अर्ध घुमंतु ट्राइब के लिए इनको हम दिवस विमुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर अंग्रेजों ने यही तो बोला था कि अगर आप इन जातियों में पैदा हो गए तो आप क्या हो भैया, जन्मजात अपराधी हो। इसे ही खत्म किया गया, क्या किया गया, इसे ही खत्म किया गया। तो आप समझ सकते हैं लोम्ब्रोसो क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये, लेकिन क्या है, ये एक स्टेटमेंट है और ये समाजशास्त्री है तो इनको हमें पढ़ना है। किसने कहा कि विचलन भी समाज के लिए आवश्यक है, दुर्खीम। सदरलैंड के अनुसार प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध क्या कहलाता है, सफेद पोश अपराध। तो देखो यार फिर से आ गया ना, सब एक पेपर में 2 बार क्वेश्चन है सेम। अगर आप देखेंगे कि आपको पता है सफेद पोश किसने बोला, सदरलैंड ने बोला, ये आप क्वेश्चन सही कर दोगे। देखो 83 नंबर पर बढ़ते हैं, तो बोल रहा है POA जो है, तो कब आया ये, 1989 में आ गया। क्लियर है। 2 या अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, अंतः सांस्कृतिक उपागम। उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने विखंडन की अवधारणा को रखा है, तो देरिदा ने रखा है। निम्नलिखित में से किस अध्ययन में ग्रामीण समाज के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया जाता, तो AC मेयर द्वारा लिखित कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया। किनशिप क्या होता है बताओ जल्दी से, किन को क्या बोलते हैं हिंदी में बताना जल्दी से, किनशिप, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने आता है 87 नंबर का, कौन सा गरीबी का आयाम नहीं है, तो मनोरंजन जो है, एंटरटेनमेंट, इसके विकल्पों का अभाव, इनके ऑप्शंस का क्या है, अभाव, ये क्या नहीं है, गरीबी का आयाम नहीं है ना। बाकी आप देखोगे तो असुरक्षा, कुंठा की भावना, संसाधनों तक पहुंच की अनुपलब्धता, आजीविका की रणनीतियों का अभाव, ये सारे कुछ किसके हैं, आयाम हैं। बीड ने यह विचार कि चेतना और समाज द्वंद्वात्मक रूप से उद्भूत घटनाएं हैं किस दार्शनिक से लिया, तो हीगल से लिया है। आगे बढ़ते हैं, रॉल्फ के अनुसार समूह संघर्ष कब उत्पन्न होता है, जब एक समूह के प्रकट हित दूसरे के विरोध में होते हैं, तब क्या होता है भैया, तो ये हो जाता है अपना समूह संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्या है 498A, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 91 नंबर की, दहेज निषेध अधिनियम। देखो दहेज दहेज से दोनों क्वेश्चन आ गए, 1961 का है। आगे बढ़ते हैं, 92 बोल रहा है किसने समाज में प्रगतिशील परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए विकासवादी सिद्धांत का उपयोग किया, तो टेलकार्ट पार्सन्स ने किया है। कौन CGS घुरिये की प्रथम पुस्तक है, तो भारत में जाति और प्रजाति, ये घुरिये की पुस्तक को याद रखना, जनजाति में भी पढ़ते हैं हम, है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने समाज को एक वस्तुपरक वास्तविकता के रूप में समझा जिसमें विशिष्ट कार्य, समग्रता की स्थिरता और सामंजस्य में योगदान होता है, तो दुर्खीम का है। आगे बढ़े, किसने बताया वैज्ञानिक सत्य के मूल में विश्वास मनुष्य की मूल प्रकृति का उत्पाद है, तो मैक्स वेबर। देखो दुर्खीम के 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक हमको टकरा गए हैं। अब आगे बढ़े, मार्क्स के अनुसार वेतन श्रम मूल रूप से है बाध्यकारी श्रम, है ना। जो क्या है ये, इसका मतलब समझे हो ना, बाध्यकारी श्रम क्या है, वैतनिक श्रम है, मतलब कि ये आप इसके लिए क्या हो भैया, आप इसके लिए आपको कंपल्शन है कि आपको ये श्रम करना ही है तभी वेतन मिलेगा, तो ये है वेतन श्रम वाला कंसेप्ट, है ना। चलो आगे बढ़े, मतलब आपको श्रम के एवज में वेतन मिल रहा है, तो यही तो है। कहीं भी आप देखो नौकरी मतलब क्या है, नौकर होना तो आपको उतने घंटे क्या करना है, बाध्यकारी होना आपको 10 से 5 बैठना है, मतलब बैठना है। क्लियर है ना। आगे बढ़े, और आजकल यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान का किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक को संरक्षण देते हैं, तो 29-30 है, यहाँ पर 30 है नहीं, तो 29 है। अंत्योदय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो स्थायी आजीविका जो है संवर्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास में माइक्रो फाइनेंस की प्रमुख भूमिका क्या है, उपेक्षित क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना है ना, माइक्रो फाइनेंस याद रहेगा। 100 नंबर की बात करें तो 1928 का बारदोली आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरोध में था, तो यह है किसानों पर अन्यायपूर्ण क्या था, टैक्सेशन या कराधान के विरोध में था। 101 नंबर की बात करते हैं, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के संरचनात्मक आधार क्या है, तो श्रम विभाजन, संपत्ति, मुद्रा का एक्सचेंज, बाजार, व्यवसाय और पेशा। एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री, पुस्तक का राइटर कौन है, तो रॉबर्ट ब्लॉनर है। आगे बढ़ते हैं, किसने बताया कि नौकरशाही में गैर नौकरशाही नेता होते हैं, मैक्स वेबर ने बताया। किसका यह मानना था, औपचारिक संगठन में 3 आधारभूत संबंध, लाइन, विशेषज्ञ संबंध और सामान्य स्टाफ संबंध होते हैं, तो उर्विक का है। अब देखो जो लोग MPPSC मेंस वाले हैं ना, वो सोशियोलॉजी का भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पेपर से संबंधित हैं, मतलब कि पेपर 4 से संबंधित हैं। मेंस वाले बच्चे अगर कोई भी देख रहा है या फिर आप दोनों, कई सारे लोग हैं, तो आप समझोगे कि वहां पर आपका प्रोफेसर का एग्जाम भी है और आप मेंस भी दे रहे हो 25-26 वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो अब सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डे टू डे बेसिस पर आप हैंडल कर रहे हो, आप परिवार में रह रहे हो, समाज का हिस्सा हो, तो ये किसके अंतर्गत है, सोशियोलॉजी के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर है ना। वैसे तो आप देखोगे तो आप पॉलिटिकल साइंस में भी आ रहे हो, हिस्ट्री में भी आ रहे हो, ज्योग्राफी में भी आ रहे हो, लेकिन ये हम समाज की बात कर रहे हैं तो समझना आप बात। आगे बढ़े,
किसने कहा कि औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति नहीं अपितु संगठन ही उत्पादक है? ड्रकर का ये कथन है, पीटर ड्रकर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना के प्राथमिक लाभार्थी कौन है? तो गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट लेडी, 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे और माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य भारत क्षेत्र के कितने जिले इसमें शामिल किए गए? तो 16 जिले शामिल किए गए। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित भील जनजाति कलाकार कौन है? तो पेटौल की भूरीबाई बारिया। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में एमपी सारस, क्या है एमपी सारस? मध्य प्रदेश विशेष एवं आवासीय शैक्षणिक सोसाइटी जो है, इसकी देखरेख कौन सा विभाग करेगा? तो जनजाति कार्य विभाग करेगा। अब ये क्वेश्चन कहां से आ सकता है आपके पास? जनजाति से भी आ सकता है, यूनिट से नंबर 4 से। क्लियर है? पेपर फर्स्ट देखो, मध्य प्रदेश में शुरू की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य क्या है? कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता देना। किसने स्वैच्छिक संगठन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया? तो अबाबाई वाडिया और धनवंतरी रामाराव ने, धनवंतरी रामाराव, है ना। आगे बढ़ते हैं, कौन सा संवैधानिक प्रावधान पंचायती राज संस्थानों को या संस्थाओं को कराधान और वित्तीय स्वायत्ता के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने का अधिकार देता है? तो 243 जा देता है। क्या देता है? 243 जा। आपको पता ही होगा 243 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था दी गई है और 243 में ही क्या है? सब क्लॉज है। तो वहां से आपको पता है ओ तक हो गया, फिर वहां से आप देखोगे पी से लेकर जेड जी तक हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद 1994 में पंचायती राज चुनाव कराने वाला पहला राज्य, देखो 94 में हो 95 को, इट डजंट मैटर। क्या याद रखना है? जब अधिनियम आ गया तो सबसे पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश बना। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो ये हमारे सामने आता है 114। प्रथम आर्थिक वृद्धि का व्यवस्थित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो एडम स्मिथ। विकास में महिलाओं के स्थान के बारे में महत्वपूर्ण कथन किसने दिया है? तो बोस ग्रुप ने दिया है। निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक परिवर्तन को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त बताया? तो होसेलिट्स ने बताया है। नेक्स्ट देखो, धारणी विकास शब्द मतलब संपोषक विकास शब्द सर्वप्रथम खालिस्तान में संयुक्त राष्ट्र 1987 की अवर कॉमन फ्यूचर की, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये जो है ना, सतत विकास वाली अवधारणा। तो देखो यही पूछा है उसने, संपोषक या धारणी विकास, है ना। चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। भारत में समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किन मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो बौद्धिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक। बचा ही क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मैनुअल कॉस्टेल्स क्या तर्क देते हैं भैया? वैश्विक ताकतें जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समस्त समाज को परिवर्तित कर रही है। बिल्कुल सही बात है। देखो आजकल, और नेटवर्क समाज इसकी नई सामाजिक संरचना है। बिल्कुल सही बात है ये। खालिस्तान ने यह स्पष्ट किया कि कैसे विकसित देशों का विकास अल्प विकसित देशों को गरीब बनाता है और उनकी अल्प विकसितता जो है को बनाए रखता है। तो गुन्नार मिल्टन का है की बात। तो वैसे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही है कि जो आप देखें कि ये जो आपकी औद्योगिक क्रांति थी, यहां से पश्चिमी देश तो क्या हो गया भैया? ये विकसित हो गए, क्योंकि इन्होंने, इनके यहाँ क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इन्होंने खूब कोयला जलाया, खूब क्या किया? फॉसिल फ्यूल जलाए। और अभी आप देखोगे तो सारे क्लाइमेट जो समझौते हैं वो इसी बेसिस पर कर रहे हैं। क्या वो कम करना है? वो कम करना है, प्रदूषण कम करें 2 डिग्री तक, क्या कम करना है अपने को? टेम्परेचर कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग कम करना है। एक फंड बनाएंगे, उसमें सारे लोग पैसा कलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये लगाने हैं, ये लगाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब किसकी बेसिस पर? कि जो देश विकासशील अवस्था में वो वहीं पर रहें, वो सफर करते हैं। हम तो क्या है? हम तो विकसित हो ही गए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अविकसित देशों पर मुक्त व्यापार के प्रभाव के बारे में विपरीत सिद्धांत को किसने बताया? तो गुन्नार मिल्टन ने ही बताया। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन से सिद्धांतकार विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से संबंधित है? तो एजी फ्रैंक, आई वॉलस्टीन और एस अमीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारे सामने क्या आता है? 123वें नंबर का आता है। NHERC राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद की भूमिका क्या है? चिकित्सा और कानूनी क्षेत्र को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। निम्नलिखित में से किसने व्यवसाय, आय के स्रोत, घर के प्रकार और निवास क्षेत्र का उपयोग करके वर्गों की पहचान करने के लिए परिस्थिति विशेषताओं का एक सूचकांक तैयार किया है? तो वार्नर और उनके सहयोगियों ने। NEP 2020 के अनुसार मूलभूत साक्षरता मतलब ये क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध कराया गया है? तो भैया दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में औद्योगिक विकास की एक समस्या नहीं है? तो स्थापित क्षमता का उच्च उपयोग करना ये समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गठित वर्क्स कमेटी को भारत में श्रमिकों की भागीदारी के शुरुआती प्रयासों में से एक के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? तो टेस्को। टेस्को का फुल फॉर्म मुझे बताना जरा, है ना। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की विफलता के अनेक कारण हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो मजबूत श्रम संघ कारण नहीं। सामान्य रूप से किसको मानवीय संबंध उपागम का जनक माना जाता है? तो एल्टन मेयो को माना जाता है। किसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो जल्दी से बताओ, ये है आपका क्या है? ये है आपका क्वेश्चन, कौन सा? होमवर्क वाला। 2 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के, क्लियर है। ये सारे लोग जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, तो देखो बिना किसी भेदभाव के सभी को आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में ये आंसर करने हैं,
ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी चेकिंग होगी कि आप कितना इन स्टेटमेंट जो भी होते हैं या फिर राइटर का नाम आ रहा है, जो भी मैं पूछ रहा हूं उनको आप कृपया करके क्या करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे क्या होगा, दोनों ही लोग क्या होंगे, लाभान्वित होंगे, मतलब जिसे पता है वो भी और जिसे पता नहीं है उसको भी क्या होगा, एड ऑन हो जाएगा। आगे बढ़े, 131 की बात करते हैं। पूर्व औद्योगिक समाज में प्राथमिक संस्था के रूप में कौन सी संस्था अपने सदस्यों से संबंधित है शैक्षिक, मनोरंजनात्मक और यहां तक कि धार्मिक कार्यों का भी ध्यान सदस्यों के कल्याण की रखती थी? तो परिवार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि हमारे सामने है। बहुविधि आधुनिकताओं की धारणा किसने प्रतिपादित की है? तो आइजेनस्टाइन ने की है। निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक जांच और निवारक जांच पर बात की है? तो माल्थस ने की है। किसने कहा है कि उत्तर आधुनिकता अराजकतावादी इच्छा के समान है जो इतिहास के सातत्य को विस्फोटित करना चाहती है? तो हैबरमास का कथन है। ये किसका सोचना था कि जन्म नियंत्रण या विवाह के अंतर्गत जन्म को सीमित करने का कोई भी तरीका नैतिक है? यद्यपि उसका मानना था जन्म दर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लेट मैरिज, जो कि अभी आप क्या है, अभी आप देखोगे, माल्थस का ही है ये। ठीक है, देखो माल्थस, ये सीधा अल्टरनेट क्वेश्चन आ गया इसके पास। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विचारकों में से किसने जनसंख्या समस्या पर विचार नहीं दिए? तो देकार्त ने नहीं दिया। अभी देखो कि माल्थस का तो हो ही गया। नेक्स्ट, किसने कहा विकास को न्याय, संपोषकता और समावेशन को सुनिश्चित करना चाहिए? तो कार्टेन ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में गरीबी का कारण नहीं है? तो भूमि सुधार का क्रियान्वयन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मूल समुदाय के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को जो आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व प्रबंधन में प्रजाति असमानता को कम करती है स्वदेशीकरण कहलाती है। तो ये रट्टा मार लो, स्वदेशीकरण। निम्नलिखित में से किसने आधुनिकता को 4 आधारभूत संस्थाओं, पूंजीवाद, उद्योग, निगरानी क्षमता और सैन्य शक्ति के आधार पर परिभाषित किया है? तो गेडेंस ने किया है। धारणी विकास के लिए संस्कृति का तर्क किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना, स्टावेन हेगन के द्वारा। किसके द्वारा? स्टावेन हेगन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब हम फाइनल पर आ रहे हैं। 142, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांत में नहीं है? तो प्रत्येक पीढ़ी के साथ क्या है, रैंडम रूप से बदलना, ये क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों में से नहीं है। रैंडम को बोलते हैं यादृच्छिक। पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण शब्द का विशेष रूप से क्या अर्थ होता है? कार्य के आधार पर समाज का 4 श्रेणियों में विभाजन होता है पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में। वर्ण का याद रखना, ये है ना। किसने स्तरीकरण को लोगों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानताओं के रूप में परिभाषित किया है? तो गेडेंस ने किया है। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा प्रगति का तात्पर्य केवल दिशा नहीं बल्कि किसी अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित होना है? मैकाइवर और पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस धर्म में 5 के धार्मिक प्रतीक हैं? तो सिख में है, आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं कि बताओ। कच्छा, कृपाण, केश, क्लियर है ना, कटार, और 5वां बताएंगे जल्दी से क्या होता है ये 5 के। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिखों में, 5 के बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये लास्ट वाला आप बताना, मैंने 4 बता दिया आपको। ठीक है, नहीं बनेगा तो 5वां ही बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस सामाजिक विचारक ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन का पेंडुलर सिद्धांत दिया है? तो पिटरेम ए सोरोके ने दिया है। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक जाति के सदस्य उच्च स्थिति वाली जाति के अनुष्ठानों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं संस्कृतिकरण। याद रखना, यही आजकल चल रहा है। आप देखते होगे ना, सरनेम बदलते हैं, सिंह लगाते हैं, ठाकुर लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संस्कृतिकरण है। क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विचारक सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ओसवाल्ड स्पेंगलर। इंडियन, फाइनल क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो योगेश शटल है। क्लियर है, तो ये हमें देखा 2024 का असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।